नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी इस बार 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे एनसीईआरटी किताब से मैं चुन कर लाया हूं। दोस्तों, अगर आपका मैथ कमज़ोर भी है ना तो इस वीडियो को देखोगे ना तो बहुत आपको ना हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को ना ज़्यादा लोग नहीं बताते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ तो बहुत कम ही लोग ऐसे वीडियो आप लोगों को देते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छे तरीके से एक ही क्वेश्चन को हम समझाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम में लड़ने वाला सब क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए, आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। देखो, अशून्य परिमेय का मतलब होता है आप दुनिया का कोई भी एगो परिमेय संख्या ले सकते हैं। तो दुनिया का कोई भी एक परिमेय संख्या, जैसे कि 3 हमने ले लिया तो 3 परिमेय संख्या हो गया। कह रहा है कि गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो बीच में गुणा हो जाएगा। और कह रहा है कि एगो अपरिमेय संख्या, तो दुनिया का कोई भी एगो अपरिमेय संख्या ले लीजिए। जैसे कि हमने रूट में 2 ले लिया, तब इन दोनों को गुणा करोगे तो 3√2 मिलेगा। तो 3√2 हमेशा दोस्तों क्या मिल रहा है, तो ये हमेशा आपका अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी नंबर वाला सही जवाब हो जाएगा। याद रखना बी नंबर वाला, क्योंकि एगो परिमेय संख्या और एगो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा का होता है तो अपरिमेय ही मिलता है। आप और भी एग्जाम्पल रख कर देख लीजिए, आपका हमेशा अपरिमेय ही मिलेगा, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। दोस्तों, जब भी आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हो तो ज़रूर ना ज़रूर इसके पीछे एक मकसद होगा। इसके पीछे का मकसद ये है कि जब भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं ना तो मौसा निकालते हैं। तो इसका मतलब कि मौसा यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए ही हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, और यही तकनीक है निकालने का, ठीक है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है ना। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। जो 3 नंबर है ना, इसको अच्छे से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि पी एक धनात्मक पूर्णांक है तो पी तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। मतलब कह रहा है कि पी धनात्मक पूर्णांक है, मतलब कि प्लस में सारा आपका संख्या होगा। तो कह रहा है कि इसमें पी धनात्मक सम पूर्णांक कौन होगा। तो सबसे पहले दोस्तों सम धनात्मक पूर्णांक, तो सम संख्या 2 होता है, 4, 6 और ये होता है 2, 4, 6, या प्लस में भी है, 8 होता है, 10 होता है, और भी होगा आगे और भी होगा, और सबका सब प्लस में ही होना चाहिए। तो ऐसा ही आपको संख्या लाना है इसमें से। तो देखिए, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं, अगर मैं 2 गुणे पी के जगह पर 1 रखता हूं तो 2 मिल जाएगा। अगर मैं पी के जगह पर यहाँ पर 2 रखता हूँ तो 4 मिल जाएगा। अगर मैं पी के जगह पर 3 रखता हूँ तो 6 मिल जाएगा। इसका मतलब कि 4 रखेंगे 8 मिलेगा, 5 रखेंगे 10 मिलेगा, 6 रखेंगे 12 मिलेगा। मतलब कि हर बार 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे मिलता रहेगा। तो ये हमारा सम संख्या कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन नंबर बी में देखिए, पी के जगह पर 1 रखेंगे तो एगो एगो जुड़कर 2 हो जाएगा, लेकिन जब 2 रखेंगे तो 2 एगो जुड़कर 3 हो जाएगा, और 3 आपका सम नहीं होता है। तो एक को भी ना सम के अलावा दूसरा संख्या आ जाएगा, विषम भी आ जाएगा ना, तो वो गलत हो जाएगा। और इसमें भी देखिए 1 रखिएगा तो 1 आपका विषम हो जाएगा, इसमें भी 1 रखिएगा तो 3 मिलेगा, तो 3 आपका विषम हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर ए नंबर वाला सही होगा, बाकी सब गलत होगा। अब देखिए, इसी में आपको एक और पहचान करने को मिलेगा। 4 नंबर ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक दोस्तों क्या होता है, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ये सब ना होता है। तो अगर देखिए, अगर आप यहाँ पर क्यू की जगह पर 1 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, 2 रखेंगे 12 मिल जाएगा, जबकि सबका है तो सम संख्या है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको विषम लाना है। अब देखिए, यहाँ पर 1 रखिएगा ना तो 8 मिल जाएगा, 6 गुणे 1 और प्लस में 2, 8 मिल जाएगा। अगर 2 रखिएगा तो 6 दूना 12 और 2 14 मिल जाएगा, तो 8, 14 ये भी सम संख्या है, तो ये भी आपका नहीं होगा, गलत हो जाएगा ना। अब देखिए, अगर क्यू की जगह पर 1 रखेंगे तो 7 मिलेगा, अगर 2 रखते हैं तो आपका क्या मिल जाएगा, 6 दूने 12, 1 13 मिल जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 6 3 18, 1 19 मिल जाएगा। तो 7, 13, 19 ये सब हमारा विषम संख्या होता है। विषम संख्या देख लीजिए, यहाँ पर 7 है, अब आगे जाइएगा 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 आता है ना, तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आपको ना पहचान कर बताना होता है, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत से आपको ये सब क्वेश्चन गेस करके आपको बता रहे हैं। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा ना आप लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे। यदि दो संख्याओं का गुणनफल
21 66 है और एवं उनका मौसा 19 है, उनका लौसा क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, जैसे कि पहली संख्या a गुणे दूसरी संख्या b बराबर में फॉर्मूला होता है एच सी एफ गुणे एलसीएम फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। ए को पहली संख्या बोलेंगे, बी को दूसरी संख्या बोलेंगे और बराबर में एच सी एफ गुणे एलसीएम, एच सी एफ यानी कि मौसा, एलसीएम यानी कि लौसा। और ए गुणे बी को हम लोग पता है क्या कहेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल भी कहेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 दिया है और एच सी एफ का मान आपका 19 दिया है और एलसीएम का मान आपको निकालना है कितना होगा। तो 19 से ये कितना बार में कटेगा, एक बार में, फिर आपका एक बार में कट जाएगा, फिर आपका एक छः मिलेगा, एक छः और यहाँ पर आपका मिल जाएगा एक छः और यहाँ पर देखिए तो ये कितना बार में कटेगा, हम 19 से कम 19 दो मिलेगा, दो मिलेगा और बार 126 तो आपका मिलेगा, ये काट कर देखिए तो भाग दे कर देखिए तो आप 19 में 21 66 को भाग दे दीजिए, एक बार में 19 हो जाएगा तो इधर दो मिलेगा, इधर आपका 6 मिलेगा, फिर 19 एक बार में, फिर 19 और यहाँ पर 16 में से 9 हो गया, 7 मिलेगा, ये कट जाएगा, फिर ये 6 और 9 चौके 76 यानी कि 114 बार में ये कट जाएगा, 114 बार में। तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, एलसीएम बराबर आपका 114 मिल जाएगा, यहाँ पर है ना 114, तो ये सी नंबर वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी बच्चे समझ रहे हैं ना कमेंट में ज़रूर बताना कि सर आपका ये सब बताने का अंदाज़ हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, कमेंट में ज़रूर बताना। ये 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए तो यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। फिर से आपको विषम पूर्णांक देखना है तो देखिए अगर m के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 रखेंगे तो 6 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 10 मिल जाएगा, जबकि ये हमारा सम आता है तो सम नहीं होगा। सम संख्या आपको पहचानने आता है ना, 2 4 6 8 10 ये सब होता है। ये देखिए देखो एक ट्रिक ये भी होता है, देखो ये जो लास्ट वाला होता है ना, लास्ट वाला दो क्या है, सम है तो नहीं होगा, ये लास्ट वाला का है सम है, ये भी नहीं होगा, ये लास्ट वाला का है विषम है तो पक्का ये हो जाएगा। आप ऐसे भी ना ट्रिक लगाकर इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए अगला क्वेश्चन का आ रहा है यहाँ पर 7 नंबर कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का मौसा क्या हो, लौसा क्या होगा, लौसा। देखिए अगर ए और बी अभाज्य संख्या है ना तो उसका लौसा हो जाएगा ए गुणे बी हो जाएगा, जैसे कि 1/3 और प्लस में 1/2। अगर हम आपसे कहें कि इसका एलसीएम निकालो, इसका बाटा का जोड़ बनाओ एलसीएम निकाल के, तो आप क्या करेंगे, 3 2 कैल्शियम निकालेंगे। जब 3 2 कैल्शियम नहीं निकलेगा तो गुणा कर देते हैं। तो आखिरकार गुणा करने का मकसद क्या होता है, क्योंकि 3 भी आपका अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और दोनों को आप गुणा किए हो, तो यहाँ पर भी ए भी अभाज्य है, बी भी अभाज्य है, तो लौसा निकालने के लिए दोनों को गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ऐसा ही याद रखना। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है। इसका आंसर याद रखना अनंत, यानी कि अनगिनत आप निकाल सकते हो। आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो या तो 1 से कटेगा, या तो खुद के अंक से कटेगा, या तो अपने खुद के अंक से कटेगा, बाकी किसी भी अंक से ना कटे, वही हमारा अभाज्य होता है। तो 15 3 5 से कट जाएगा, नहीं होगा। 12 2 6 4 3 सबसे कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 75 भी कट जाएगा 25 से 3 से, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन 23 या तो 23 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, बाकी कोचियों से नहीं कटेगा। तो देख लीजिए आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ठीक है ना, यहाँ से देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 को मेरे भाई क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा पूछ रहा है। देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4, ठीक है ना, 4 होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो अगर 4 2 का आप लोग मौसा निकालते हो ना तो 2 मिलेगा। तो कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या गुणनफल, तो गुणनफल कहेगा तो गुणनफल का मतलब होता है गुणा, तो 4 गुणे 2 8 बता देना। तो कभी कभी कहता है कि इन दोनों का योगफल, तो 4 प्लस जोड़ दीजिएगा 6 हो जाएगा। कभी कभी कहेगा इनका अंतर है, तो 4 में से 2 घटा दीजिएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है ना, और कभी कभी इसका एलसीएम बोल देता है, तो एलसीएम भी आपका 2 हो जाएगा। तो हर स्थिति में हर सिचुएशन में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ऐसे दोस्तों आपको कोई समझाएगा नहीं, समझाएगा ना, तो बहुत बढ़िया से आप लोग समझिए। अब देखो एक और क्वेश्चन मिला है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है, तो लौसा क्या होगा। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में होता है HCF और गुणे में क्या होता है LCM होता है कि ना जी।
तो ए गुणे बी को हम दो संख्याओं का गुणनफल कहते हैं। तो इसका मान दिया 86 70 बराबर में एचसीएफ का मान दिया 17 गुणे में आपका एलसीएम का मान निकालना है। तो ये 17 पचे 85, 17 कम 17 जीरो, यानी कि एलसीएम का मान आपका मिलेगा दोस्तों लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपका मिल जाएगा 510। ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों दिया, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन इसी पर कह रहा है कि दो संख्याएं ए और 18, मतलब कि पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है, और बराबर में लौसा यानी कि आपका 36 है, और आपको मौसा 2 दिया गया है। तो ए का मान पूछ रहा है, तो क्या करो 18 दूने के 36 दो बार में, और ए बराबर 2 दूने के 4 आपका आंसर मिल जाएगा, यानी कि ए का मान मिला है 4, यानी कि सी नंबर वाला आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना जी। सी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब सी नंबर 4। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो बिहार बोर्ड से, बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट, अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हो और आप लोगों को लगता है कि हम अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े हुए हैं, पता नहीं एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो बाबू आप लोग टेंशन मत लीजिए। 2024 में ना मेरा खतरनाक एक गेस था जो कि एकदम 100 में 100% लड़ गया था 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में। और वैसे ही दोस्तों 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैं आपको गेस देना चाहता हूँ। जो भी 2024 में हमारा गेस लेकर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर सब्जेक्टिव पढ़ा था ना, ऑब्जेक्टिव 230 का ना 230 में 230 टिक लगा कर आया था, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हुआ ना हमारे गेसवा से पूछा था। तो अगर आप लोग को भी 2025 के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का गेस चाहिए ना, तो आप लोग ले सकते हो। उसके लिए बाबू 199 रुपये प्राइस लगता है, ये बहुत ही कम है। जैसे कि मैं पूरा 100 में 100% क्वेश्चन टकरा देता हूँ, उसकी तुलना में इतना फी कम लेते हैं, ये बहुत ही कम है। ठीक है ना, क्योंकि मैं सबका मजबूरी समझता हूँ। तो मेरे भाई अगर आप लोगों को भी लेना है ना, तो 199 रुपये पेमेंट करके ले सकते हो। इसका PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा। सब्जेक्टिव का नोट्स बनाकर याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव मोबाइल से ही PDF ओपन करके याद कर लेना, नहीं तो पैसा ज़्यादा होगा तो जेरॉक्स भी करा सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करके ऑनलाइन गूगल पे फ़ोन पेटीएम से या फिर किसी से भी करा सकते हो। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमें दिखा देना। और कहाँ दिखाना है, देखो ये मेरा पे फ़ोन नंबर है, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर और यही मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है ना। तो इस नंबर को नोट कर लीजिए, जब भी पेमेंट करिएगा रंजन कुमार लिखिएगा, क्योंकि आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा सर रंजन मेरा नाम है। ठीक है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिए 9693779407 में, इस नंबर पर पेमेंट करके आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। और गुणनफल, देखो गुणनफल पूछा है ना, तो 2 में 4 में गुणा करेंगे 8 मिल जाएगा। मैंने पहले ही बोल दिया था दोस्तों, पूछता है क्वेश्चन, यहाँ पर पूछ दिया है तो आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या को रूप, तो इसमें सम संख्या देखना है। तो ये बताइए आपको सम संख्या देखना है, तो अगर यहाँ पर m के जगह पर 1 रखते हैं तो ये तो 3 मिल जाएगा, और 3 तो आपका सम होता नहीं है, तो गलत हो जाएगा। अब देखो m के जगह पर 1 रखिएगा तो 2 एकम 2, फिर आपका ये भी 1 जुड़ जाएगा 3 मिल जाएगा, ये भी नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप 1 रखते हैं m के जगह पर तो आपका 2 मिलेगा, 2 रखते हैं 4 मिलेगा, 4 रखते हैं 6 मिलेगा, 6 रखते हैं और क्या रखेंगे, तो अगर आप 4 रखेंगे तो 8 मिलेगा। ऐसे ही करते करते आपका मिलते जाएगा डॉट डॉट डॉट। तो ये सब हमारा क्या होता है, सम संख्या का रूप होता है। तो ये हमारा सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मस गुणे ए बी का लस निम्न में से कौन है? तो ए बी का लस गुणे ए बी का मस, मतलब कि कह रहा है कि जो HCF होता है ना, HCF गुणे LCM, वो किसके बराबर होता है? तो दोस्तों LCM गुणे HCF गुणे LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी कि A गुणे B के बराबर होता है। तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा, यही तो पूछा है। और अगला क्वेश्चन देखो, इतना खतरनाक पूछा ना कि काफ़ी लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं। कह रहा है कि दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसा ए बी का मौसा गुणे ए बी का लस बट्टे में ए, तो बराबर क्या होगा? दोस्तों हमको पता है ना कि जो HCF होता है, HCF गुणे LCM ये ए गुणे बी के बराबर होता है ना, ए गुणे बी बराबर इतना होता है। तो इसी को देखो ए को आपका क्या कह सकते हो, ए को आप देखो HCF जो है ना, इसको हम इसके रूप में लिख सकते हैं। HCF को आप चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, मौसा किसका, तो मौसा ए कमा बी का, और इसको लिख सकते हो लौसा ए कमा बी का। तो लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट आप HCF गुणे LCM समझो। ठीक है ना। तो आप बताओ, जब ये फार्मूला होता है तो कह रहा है कि मौसा गुणे लौसा, यानी कि HCF गुणे में LCM ऊपर है,
ठीक है, और बाटा में ए इंटू बी आ गया, तो बराबर में क्या बचा, तो बराबर में एक बचेगा, क्योंकि तभी ना ए बी में और एक में गुणा करिएगा तो फिर आपका बराबर में इतना मिल जाएगा, तो एक हो जाएगा बराबर में। देखो कितना गहराई से क्वेश्चन पूछा गया है जी, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है जी, अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है 17 नंबर कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए √3 कभी परिमेय नहीं होगा, जो भी संख्या रूट में होता है ना वो कभी परिमेय नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी को, ऊपर √2 है नीचे √2 है, तो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, और 2 हमारा रूट से बाहर रहती है, हमारा परिमेय मिल जाएगा। आंसर बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए √25 का वर्गमूल निकल जाता है, √25 को हम 5 गुणे 5 लिखेंगे ना, तो 5 का एक जोड़ा लग जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आंसर इसलिए आपका ए नंबर मिल जाएगा, बाकी सब गलत है, बाकी सब आपका परिमेय नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों ये ऊपर वार का चिन्ह ये परिमेय है, और √16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, ई भी परिमेय है, ई भी परिमेय है। अब देखिए यहाँ पर ये देखो √5 गुणे √5, रूट में मिल जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये भी परिमेय है। तो जब ए बी डी परिमेय है तो पक्का सी नहीं होगा, क्योंकि 3 9 एकम 9 9 3 27 कटेगा, तो रूट में बचेगा 1/3। 1 का वर्गमूल निकल जाता है 1, लेकिन √3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √3 आपका अपरिमेय है। तो आंसर आपका ये सी नंबर वाला सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये रूट में 3 है, अपरिमेय है, रूट में 3 है, अपरिमेय है, ऊपर √3 है नीचे √5 है, कटेगा नहीं, ये भी अपरिमेय है। और ये देखिए आपका यहाँ पर दोस्तों रूट में 3 है, तो √3 से √12 √4 बार में कट जाएगा, और √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 2 आपका अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या कहलाएगा। अब ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका, अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो √7 आपका अपरिमेय होता है, कभी परिमेय नहीं होगा। अब देखिए बराबर में ये 10 है, तो 10 प्लस में √100 का वर्गमूल 10 हो जाता है, और 10 10 जोड़िएगा 20 मिल जाएगा, 20 आपका परिमेय संख्या होता है, बाकी ये आपका अपरिमेय, ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान है, मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे बनाइएगा। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले कौ संख्या को ऊपर बार है, तो 2 संख्या के ऊपर बार है, 1 और 3 दोनों संख्या के ऊपर बार है, तो सबसे पहले जो संख्या है उसको लिख दीजिएगा, और जितना संख्या के ऊपर बार है ना उतना आप नीचे 9 दे दीजिएगा। तो 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 हम नीचे 9 दे देंगे। अगर दशमलव के बाद अगर 0 या फिर 0 के अलावा 1 2 3 5 या फिर कुछ भी रहता ना, तो हम 13 में से घटा देते, ये भी घटाएंगे 0 भी घटाएंगे, अगर 0 घटाएंगे तो 13 ही मिलेगा ना, इसलिए हम घटाए नहीं है 0, एक्चुअल में घटाया जाता है, दशमलव के बाद जो भी रहता है ना उसको हम लोग घटा देते हैं। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर मिल जाएगा आपका, क्या मिल जाएगा, तो 13 बटे आपका 99 मिल जाएगा, 13/99 ऑप्शन नंबर सी में है ना, तो सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन आपका 0.7 पर बार, तो 7 संख्या लिखिए, दशमलव के बाद 0 है तो 0 घटाइए, 1 अंक के ऊपर बार है तो 1 9 देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा 7/9 मिल जाएगा, 7/9 ऑप्शन नंबर ए में है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, डाउट ये है, नहीं ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर वार का चिन्ह, जिसमें भी वार का चिन्ह होता है ना वो एक परिमेय संख्या होता है, तो बी नंबर हो जाएगा। और इसको P/Q के रूप में लिखिएगा ना, तो 27 लिखिएगा, और 27 में से आप इधर वाला 3 घटा दीजिएगा, और 2 अंक के ऊपर वार है तो 2 99 2 9 दे दीजिएगा, 27 में से 3 घटेगा 24 बटेगा, बाटा में 99 बचेगा। अब ये कट जाएगा 8 बार में 3 8 24, और ये कट जाएगा 33 बार में, तो इसका आंसर P/Q के रूप में 8/33 मिलता है, लेकिन ये नहीं पूछा है, इसलिए हम इसका आंसर देंगे परिमेय संख्या पूछा है कि परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि दशमलव के बाद ना, दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर वार नहीं है, 1 ही अंक के ऊपर वार है, लेकिन अंक आपका 2 है और 1 अंक के ऊपर वार का चिन्ह दिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लिखिएगा 32 में से जो जिस अंक के ऊपर वार नहीं है ना उसी को घटाइएगा, तो 3 ऐसा अंक है जिसका ऊपर वार नहीं है, तो आप 3 घटा दीजिए, आप क्या करिए 3 घटा दीजिए, क्या करिए तो आप 3 घटा दीजिए, ओके। और आप क्या करिए, एक अंक ऊपर वार है तो 1 9 दीजिएगा, और 1 संख्या आपको आप घटाए हैं ना, तो 1 0 दे दीजिए, हो गया। अब 32 में से 3 घटाइएगा
29 मिल जाएगा और बटा में 90, 29/90 ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, डी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा है 22/7 है, तो दोस्तों 22/7 एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या का फार्मूला होता है, यानी कि उसका परिभाषा होता है कि P/Q के रूप में अगर कोई भी भिन्न मिलता है, कोई भी पूर्णांक मिलता है, कोई भी संख्या मिलता है, तो हमारा परिमेय बदल जाता है, परिमेय में हो जाता है। तो 22/7 आपका परिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 का दोस्तों ये पता है ना पाई का मान होता है, तो अगर 22/7 ऐसे लिखा रहेगा तो परिमेय होगा, लेकिन पाई अगर ऐसा लिखा रहेगा तो ये हमारा अपरिमेय बदल जाएगा। एक दोस्तों ये लॉजिक से कम नहीं है कि अगर पाई लिखो तो अपरिमेय संख्या हो जाता है, लेकिन उसका मान लिखो तो परिमेय में हो जाता है, क्योंकि वो उसके P/Q के रूप में मिल जाता है। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। आप लोग 1K लाइक कंप्लीट कर दीजिए, मतलब कि 1K आप लोग लाइक कंप्लीट कर दीजिए। आप लोग ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है।